शियाओ अपने भाई को याद दिलाती है कि जीत मिले तो विनम्र रहना और हार मिले तो गरिमा से सहना। अब मुकाबला शुरू होता है। कियाओ सी बनाम सू जिशिन। सू जिशिन ने बहुत बेरहमी से हमला किया, यहाँ तक कि कियाओ सी का हथियार भी तोड़ डाला। सबको लग रहा था कि कियाओ सी हार जाएगा। तभी वेई शाओ ने हस्तक्षेप किया और कहा कि उन्हें जो हथियार दिया गया था वो खराब था। इसके बाद वेई शाओ ने अपने दिवंगत भाई का सबसे प्रिय भाला कियाओ सी को थमा दिया। जब सू एहुआंग ने उस भाले को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। वो भाला उसके मरे हुए प्रेमी का था, लेकिन उसने खुद को संभाला और हल्की सी मुस्कान के साथ बात को टाल दिया। उसी भाले के सहारे कियाओ सी ने सू जिशिन को हरा दिया। हारने के बाद सू जिशिन ने छुपकर एक हथियार फेंककर हमला करने की कोशिश की, लेकिन कियाओ सी ने उसे भी रोक लिया। वेई शाओ ने सू जिशिन को सजा दी। आगे होने वाले मुकाबलों से उसे बाहर कर दिया गया। सू एहुआंग ने सबके सामने अपने भाई को थप्पड़ मारा और खुद को दोषी ठहराया कि वह उसे सही संस्कार नहीं दे पाई। इसके बाद उसने सबके सामने घोषणा की कि वो अपने पुराने साथी शुएताई के लिए एक नया मालिक ढूंढने आई है और उसके पास शुएताई द्वारा सौंपा गया सैन्य टोकन भी है। यह सुनकर लियू यान की दिलचस्पी बढ़ गई। वेई शाओ और वेई यान ने मिलकर घायल कियाओ सी से मुलाकात की और उसका हालचाल जाना। फिर कियाओ सी को ज्याओ कियाओ ने बताया कि भाला जो उसे मिला था वेई शाओ के बड़े भाई की सबसे कीमती चीज थी। कियाओ सी ने अपने जीजा की बहुत तारीफ की, जिससे ज्याओ कियाओ को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद की दावत में वेई शाओ ने ज्याओ कियाओ को अपने साथ बुलाया और सारे लोगों के सामने उसे शिकार से लाए गए व्यंजन बांटने का जिम्मा दिया। ये सबके लिए एक संकेत था कि ज्याओ कियाओ अब इस घर में कितनी अहमियत रखती है। गोंगसुन यांग ने सभा में एक नक्शा पेश किया और जनता के हित के लिए नहर बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन लियू यान के भड़काने पर कई लोग विरोध में आ गए क्योंकि उन्हें लगा कि वेई राज्य वहां अपनी सेना तैनात करने वाला है। ज्याओ कियाओ ने सबके सामने खड़े होकर अपनी बात रखी। उसने अपने नाना का उदाहरण दिया, जिन्होंने विरोध के बावजूद नहर बनवाई थी और बाद में उसी से समृद्धि आई थी। लेकिन लोगों को लगा कि वो सिर्फ अपने पति की तरफदारी कर रही है। तभी कियाओ सी आगे आया और खुद को यानझो का वारिस बताते हुए बोला कि नहर बनवाना बहुत जरूरी है। उसने बताया कि वेई शाओ ने किस तरह अपनी नफरत छोड़कर ज्याओ कियाओ से शादी की ताकि लोगों का भला हो सके। उसकी बातें सुनकर लोग मान गए और वेई शाओ को भी सम्मान मिला। सभा के बाद भी लियू यान ने इस योजना का विरोध किया और खुलकर कहा कि वह इसमें शामिल नहीं होगा। वहीं वेई शाओ ने कियाओ सी को धन्यवाद कहा और यह भी बताया कि शुरू में उसने उसे गलत समझा था। कियाओ सी बार बार वेई शाओ की तारीफ करता रहा, यहाँ तक कि कहा कि आज जो कुछ भी बोला वो सब ज्याओ कियाओ ने सिखाया था और उसने कई दिनों से रट रखा था ताकि कुछ गलत न कह दे। वेई शाओ ये सुनकर और भी ज्यादा ज्याओ कियाओ की ओर झुक गया। वेई शाओ ने फिर ज्याओ कियाओ से बात की और कहा कि शादी के शुरुआती समय में दोनों ने अपने जज्बात छुपाए थे, लेकिन अब वह कुछ भी छुपाना नहीं चाहता और चाहता है कि वे दोनों एक सच्चे दंपति बने। ज्याओ कियाओ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, इतना सब कुछ साथ झेलने के बाद क्या हम पहले से ही सच्चे पति पत्नी नहीं हैं? यह सुनकर वेई शाओ भावुक हो गया और उसे बाहों में भर लिया। इधर सू जिशिन को पता चला कि सू यान ने सत्ता हथियाने के लिए उनके पिता को मार डाला था। उसने सू एहुआंग को चेतावनी दी कि ऐसे इंसान के साथ रहना ठीक नहीं है। लेकिन सू एहुआंग ने कहा, इंसान का दिल ही सबसे कठिन और सबसे आसान चीज है, बस उसकी जरूरत समझ लो तो उसे कठपुतली बना सकते हो। फिर उसने अपने भाई से अफवाह फैलाने को कहा कि लियू यान ने अपने पिता और भाई की हत्या की है। उसी दौरान लियू यान और ज़ाओ काई ने प्रांतों के लोगों को बुलाकर एक भोज रखा, लेकिन कोई नहीं आया, सिर्फ सू एहुआंग पहुंची। लियू शान ने सोचा, सबको लगता है कि लियू यान हत्यारा है, इसलिए लोग दूर हो गए। लेकिन लियू यान ने सोचा कि वेई शाओ से झगड़े के कारण लोग अब उससे डरते हैं। सू एहुआंग ने उसकी बातें समझते हुए सहमति जताई और अपनी भी कहानी बताई।
कैसे जब तक आप उपयोगी हो, लोग साथ होते हैं, वरना कोई पूछता भी नहीं। लियू यान को उसके इरादे पर शक हुआ। उसने सीधे पूछा कि आखिर वो चाहती क्या है। सु एहुआंग ने कहा, उसे सिर्फ ऐसा साथी चाहिए जिसके साथ मिलकर बड़ी योजनाएं बना सके। लियू यान ने बस उसे दृश्य देख लेने का न्योता दिया, पर सु एहुआंग ने कहा कि वो कहीं भी शरण नहीं लेने आई है। जाते वक्त लियू शान ने लियू यान को चेताया कि सु एहुआंग भरोसे लायक नहीं है। वो तो बस अपनी पेशानी पर लगे पेओनी फूल के लिए उपजाऊ जमीन ढूंढ रही है। लियू यान ने कहा कि वो सु एहुआंग को इसलिए सुन रहा था क्योंकि वो उसे ज्याओ कियाओ की याद दिलाती है। उसने बताया कि ज्याओ कियाओ को सभी ने हमेशा अपनाया, लेकिन वो और सु एहुआंग तो हमेशा मोहरे बने रहे। आखिर में कियाओ सी रवाना हुआ तो ज्याओ कियाओ और वेई शाओ उसे विदा करने आए। कियाओ सी ने वेई शाओ को साफ शब्दों में कहा, अगर तुमने कभी मेरी बहन को दुख पहुंचाया तो मैं उसका बदला जरूर लूंगा। वेई शाओ ने भी उसे चेतावनी दी, ऐसी जगहों पर मत जाया करो जहां खतरा हो। ज्याओ कियाओ ने कियाओ सी से कहा कि जब वह लियांग्या से गुजरे तो उसकी बहन दा कियाओ और बीजी के लिए कुछ राशन छोड़ दे, क्योंकि वे ठीक से नहीं रह रहे। जैसे ही कियाओ सी गया, ज्याओ कियाओ को उसका जाना अखरने लगा। तब वेई शाओ ने घोड़ा दौड़ाया और ज्याओ कियाओ को लेकर कियाओ सी को और दूर तक छोड़ने गया। ये देख वेई यान भी मुस्कुरा उठा। उधर सु एहुआंग को अब डर लगने लगा कि सबके सामने अपनी चाल दिखाने के बाद कहीं कोई उस पर न टूट पड़े। इसलिए उसने वेई शाओ से कहा कि क्या वह कुछ दिन वेई राज्य में शरण ले सकती है। जब सु एहुआंग ने वेई शाओ से विनती की कि वह कुछ समय के लिए वहीं ठहरना चाहती है, तो वेई शाओ को सीधे मना करना मुश्किल लगा। दरअसल उसके बड़े भाई ने उससे कहा था कि वह सु एहुआंग का ध्यान रखे, इसलिए वेई शाओ ने अनमने मन से उसकी बात मान ली। लेकिन उसके दिल में बार बार कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे सब कुछ सही नहीं है। उसने यह बात श्याओ छियाओ से भी साझा की, जिसे खुद भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। इस बीच सु जिशिन ने वेई शाओ के घर की नौकरानियों से पता लगा लिया कि अब तक श्याओ छियाओ और वेई शाओ ने अपनी शादी को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। बाहर तो सब यह कहते थे कि यह सब शोक की वजह से हो रहा है, क्योंकि छियाओ गुई की मृत्यु हुई थी। लेकिन सु एहुआंग और सु जिशिन को लगा कि यह प्यार की कमी का संकेत हो सकता है। सु एहुआंग ने इस मौके को अपनी जीत का मौका समझा और एक योजना बनाई। उसने वेई शाओ को अपने निवास पर बुलाया और बहाने से कहा कि वह श्याओ छियाओ के लिए जल प्रणालियों पर किताबें इकट्ठा कर रही है। लेकिन वेई शाओ ने उसकी चाल को भांप लिया और जल्दी से वहां से निकल गया। उसने सिर्फ किताबें ली और कहा कि वह इन्हें श्याओ छियाओ के साथ पढ़ेगा। जब वेई शाओ वो किताबें लेकर आया तो श्याओ छियाओ को भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इसी बीच गांव हेंग युनझोंग से लौटा और वह मोक्लिफ स्टोन पर उकेरे गए शिलालेखों की एक कॉपी श्याओ छियाओ के लिए लाया। श्याओ छियाओ इससे बहुत खुश हुई और बोली कि वह एक दिन खुद उस जगह जाना चाहेगी। गांव हेंग ने तुरंत साथ चलने की बात कही। यह जानकर वेई शाओ को बहुत जलन हुई। उसने तुरंत आदेश दिया कि मोक्लिफ स्टोन को उसकी जगह से उखाड़कर यू कमांडरी लाया जाए और श्याओ छियाओ को उपहार में दिया जाए। जब पत्थर आया तो श्याओ छियाओ तो हैरान रह गई। लेकिन गांव हेंग को जब यह पता चला तो उसने कहा कि यह बहुत बड़ी बर्बादी है, क्योंकि ऐसा पत्थर पहाड़ का हिस्सा होता है और उसे हटाने से नुकसान होता है। गांव हेंग ने तुरंत बताया कि एक हिस्सा गायब है। श्याओ छियाओ ने वेई शाओ को बहस से रोका और पत्थर की मरम्मत की जिम्मेदारी गांव हेंग को दी, साथ ही कहा कि वह उसे रोज खाना भी लाकर देगी। वेई शाओ को यह सब बहुत बुरा लगा और वह गुस्से में वेई यान के पास जाकर शराब पीने लगा। वेई यान ने उसे समझाया कि अगर उसे श्याओ छियाओ से प्यार है तो उसे खुलकर बोलना चाहिए। वेई शाओ ने माना कि उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया है। यह सुनकर वेई यान खुद थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन फिर भी उसने कहा कि वह गांव हेंग को यहाँ से भेजने में मदद करेगा। वेई यान को भी यह एहसास हुआ कि वह श्याओ छियाओ को पसंद करता है, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था।
उसने एक पुरानी पेंटिंग जलाई जो शायद श्याओ छियाओ की थी, लेकिन पूरा नहीं जला सका। उसका प्यार अब एक दर्द बन गया था जिसे वह सिर्फ दिल में छुपा सकता था। श्याओ छियाओ जानती थी कि वेई शाओ नाराज है। उसने खास उसके लिए आंगन में लालटेन जलाई और उसका इंतजार किया। फिर उसने खुद पहल करते हुए वेई शाओ से कहा कि वो ही उसका सबसे बड़ा हमदर्द है और जो भी होगा वह वेई शाओ की खुशी को प्राथमिकता देगी। अगर उसे गांव हेंग से परेशानी है तो वह उसे भेज सकती है। यह सुनकर वेई शाओ को लगा कि वो बहुत छोटा सोच रहा था और अब उसे इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन श्याओ छियाओ ने देखा कि उसके मन में अब भी थोड़ी सी जलन बाकी है। उसने कहा कि चाहे वो कुछ बोले या नहीं, उसका फर्ज है कि वो उसके भावनाओं की कद्र करे। यह सुनकर वेई शाओ पहली बार दिल से मुस्कुराया और उसके साथ बैठ गया। दोनों चांद की रोशनी में एक साथ बैठे और वेई शाओ ने कहा, मुझे मूनकेक खाना है। उसी रात सु एहुआंग ने वेई शाओ को बुलाने का एक और संदेश भेजा, लेकिन इस बार वेई शाओ ने वेई यान की सलाह मानते हुए इनकार कर दिया। अगली सुबह वह खुद सु एहुआंग से मिलने गया और उसे कुछ धन और गहने दिए ताकि वह वुशान लौट सके, जहां उसका परिवार उसका ख्याल रख सकता था। लेकिन सु एहुआंग ने जाने से मना कर दिया और बहाना बनाया कि उसे फिर से सिर दर्द हो गया है। उसकी नौकरानी ने बताया कि बचपन में जब वेई शाओ बीमार पड़ा था तो सु एहुआंग ने रात दिन उसकी सेवा की थी और इसी से उसकी तबीयत बिगड़ी थी। वेई शाओ चाहकर भी उसे जबरदस्ती नहीं भेज सका। गांव हेंग ने पत्थर की मरम्मत पूरी कर ली। जब वेई शाओ वहां गया तो उसने देखा कि गांव हेंग का शरीर बहुत फिट और मजबूत है। उसे अपनी काया से हीनता महसूस हुई और उसने तय किया कि अब वह खुद भी एक्सरसाइज करेगा। यहाँ तक कि वह सरकारी दफ्तर में भी वजन उठाने लगा। उसी दौरान गांव हेंग उसे अलविदा कहने आया। जब वेई शाओ ने सुना कि वो फिर कभी नहीं लौटेगा तो वो दिल से खुश हुआ और खुद उसे विदा करने का वादा किया। गांव हेंग ने उसे सही तरीके से वजन उठाने की ट्रेनिंग दी और अगली सुबह वह रवाना हो गया। गांव हेंग की विदाई के समय वेई शाओ, श्याओ छियाओ और वेई यान उसे छोड़ने पहुंचे। वहीं सु एहुआंग भी आ गई और कुछ मामूली तोहफे लाकर बोली कि शायद ये श्याओ छियाओ के तैयार किए गए उपहारों जितने अच्छे नहीं होंगे। लेकिन वेई शाओ ने तुरंत कहा कि ये सब श्याओ छियाओ की तैयारी है। लौटते वक्त श्याओ छियाओ का रूमाल गिर गया और वेई यान ने उसे चुपचाप उठा लिया, लेकिन सु एहुआंग ने देख लिया और समझ गई कि वेई यान भी श्याओ छियाओ को चाहता है। घर लौटकर श्याओ छियाओ ने अपना रूमाल ढूंढा तो वेई शाओ ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नया दिलवा दूंगा, और उसका हाथ पकड़कर चल पड़ा। अब एक नई समस्या सामने आ रही थी। लियांग्या राज्य का लियू यान अपने राज्य से नहर गुजरने नहीं देना चाहता था। वेई लियांग ने सुझाव दिया कि नहर को ब्यानझो से घुमा दिया जाए, लेकिन वेई को ने याद दिलाया कि ब्यानझो का वेई राज्य से पुराना झगड़ा है। उधर वेई यान, जो अब भी उदास और टूटा हुआ था, अकेले घर में बैठा शराब पी रहा था। और तभी उसे श्याओ छियाओ की छवि दिखाई दी।